बातचीत को ज्यादा आगे ना बढ़ाते हुए बताते हैं, दरअसल एबीपी न्यूज और सी वोटर का जो सर्वे है उसने 4 क्षेत्रों में बांटा है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। उत्तर क्षेत्र में 180 सीटें हैं और इन 180 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए गठबंधन को 150 से 160 सीट मिलती हुई दिखाई पड़ रही है, जबकि इंडिया गठबंधन को 20 से 30 सीट। यानी उत्तर क्षेत्र में पिछली बार भी लगभग इसी तरीके के आंकड़े थे, चाहे वो राजस्थान का इलाका हो, उत्तर प्रदेश का इलाका हो या फिर दूसरे इलाके हो, हर जगह भारतीय जनता पार्टी को लगभग 90 टू 95% तक सीटें मिली थी। दक्षिण क्षेत्र में लेकर जब जाते हैं तो आंकड़े थोड़े पलट जाते हैं और वहां पर यह अकेला क्षेत्र है जहां पर हम देखते हैं कि जहां भारतीय जनता पार्टी कमजोर दिखाई पड़ती है। एबीपी न्यूज सी वोटर ओपिनियन पोल के हिसाब से एनडीए गठबंधन को दक्षिण क्षेत्र के 132 सीटों में सिर्फ 20 से 30 सीट मिलती दिखाई पड़ रही है। इंडिया गठबंधन को 70 से 80 सीट मिलती दिखाई पड़ रही है और यह साफ समझी भी जा सकती है बात, क्योंकि केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, ये 4 वो राज्य हैं जहां भारतीय जनता पार्टी बहुत कमजोर है। लेकिन कर्नाटक के अंदर उसकी स्थिति हमेशा लोकसभा के चुनाव में मजबूत रही है और ये जो 20 से 30 सीटें दिखाई पड़ रही, दरअसल ये मेजर शेयर जो है 90% सीट्स हैं, ये कर्नाटक की ही सीट यहां पे दिख रही है। इसके साथ साथ अगर हम पूर्वी क्षेत्र का जिक्र करें, पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्र का, तो पूर्वी क्षेत्र के 153 सीटों में जो एनडीए गठबंधन है उसको 80 से 90 सीट और इंडिया गठबंधन को 50 से 60 सीट, यानी थोड़ी बहुत लड़ाई यहां दिखाई पड़ रही। पूर्वी क्षेत्र में 153 में एनडीए गठबंधन को 80 से 90, इंडिया को 50 से 60। लेकिन जब हम पश्चिम क्षेत्र की तरफ अपना रुख करते हैं तो वहां इंडिया गठबंधन 45 से 55, इंडिया गठबंधन 25 से 35। अब ये जो आंकड़े हैं कि अगर आप देखें तो उत्तर क्षेत्र में, पश्चिम के क्षेत्र में और पूरब के क्षेत्र में ऐसा लग रहा है जैसे कि बीजेपी को स्पष्ट बहुमत है और यहां पर इंडिया गठबंधन मुकाबले की स्थिति में बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन जब दक्षिण क्षेत्र के अब जाते हैं तो वहां पे मुकाबला तगड़ा दिखाई पड़ता है, न केवल तगड़ा दिखाई पड़ता है बल्कि एनडीए गठबंधन बहुत पीछे नजर आता है। ये आंकड़े जो हैं, अंतिम आंकड़े हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे कि दरअसल ये सब आंकड़े मिलकर कितने होते हैं और कौन कौन से राज्य है जहां भारतीय जनता पार्टी आगे है और वो कौन से राज्य हैं जहां कांग्रेस और इंडिया गठबंधन आगे है। ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं अफरोज आलम साहब, इस तस्वीर से आप मुतमईन नजर आते हैं। ये जो तस्वीर है उत्तर क्षेत्र में इस बार भी लगभग वही सिनेरियो है जो हमने 2014 में देखा था, 2019 में देखा। क्या आपको भी लगता है कि हाँ रिपीट होगी, 90% सीटें जो बीजेपी गठबंधन के पास जाएंगी? देखिए, हिंदी बेल्ट का जहां तक मामला है वहां पर तो बीजेपी का एक वर्चस्व कायम हो चुका है। वहां पर अपने जो है इंडिया गठबंधन के पास अपना कोई अल्टरनेटिव या वैकल्पिक विचारधारा के तौर पे हो या संगठन के तौर पे हो या कार्यकर्ताओं के तौर पे हो, किसी तरह का इस तरह का चुनौती देता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आप देखेंगे जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने तमाम चीजों के साथ सामंजस्य कायम कर रखा है। बिजनेस इंटरेस्ट के साथ एक अपना एक सामंजस्य दिखता है। सामाजिक न्याय के को लेकर के जो राजनीति हिंदी बेल्ट में होती थी उसके साथ भी ये ज्यादा सोशल जस्टिस की तरफ दिखती हुई नजर आती है। बाकी लोगों का सिर्फ एक छवि दिखती है, ये इनकी अपनी नीतियों में दिखने लगी है। और जिस तरह से देखेंगे कि मोदी जी, अभी तक आप ये देखें कि अभी जो विधानसभा के चुनाव हुए, जो रिजल्ट हुआ है नॉर्दर्न इंडिया में, वहां पर जो वोटिंग हुआ, मतदान हुआ, वो मोदी जी के नाम पर हुआ और लोकसभा का जो चुनाव होगा वो मोदी जी के लिए होगा। तो दोनों में है कि इन द नेम ऑफ मोदी एंड फॉर मोदी। तो आप देखेंगे कि जब उनके नाम पे हो रहा है तो जो है भारतीय जनता पार्टी एक अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है। जब उन्हीं को जिताने के लिए होगा तो किस तरह का परफॉर्मेंस होगा। जिस तरह के आप देखते हैं और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़े जातियों में, आदिवासियों में, इवन दलितों के बीच में यही एक गठबंधन होता था सामाजिक स्तर पर जो बीजेपी की राजनीति को चुनौती देता था। अब ये एक ऐसे गुट हैं जिनके अंदर बीजेपी ने अपने आप को एक समावेशी पार्टी के तौर पर साबित करके रखा हो और जिस तरह से उनको प्रतिनिधित्व दे रही है तो उनका जो नाराजगी थी वो नाराजगी भी डाइल्यूट हो गई है। तो जो एक सोशल लॉजिक हो सकता था बीजेपी के अगेंस्ट में, वो लॉजिक एडजस्ट कर लिया इन्होंने। तो मुझे लगता है कि हिंदी बेल्ट में उनका एक वर्चस्व कायम रहने की पूरी संभावना है।
बट अफरोज भाई, जब दक्षिण, आप तो हैदराबाद में हो, दक्षिण क्षेत्र की जब बात करते हैं तो वहां भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से पिछड़ती दिखाई पड़ रही है। और वहां पे जो पिछले साल, पिछली बार ये उम्मीद की जा रही थी तेलंगाना में शायद कुछ इनरोड कर ले, शायद केरला के एक दो सीटों पे कुछ इनरोड कर ले, वैसा होता हुआ दिखाई नहीं पड़ा। लेकिन कर्नाटक के अंदर कांग्रेस की जबरदस्त जीत के बावजूद भी वहां ऐसा लगता है जैसे वो मेजर सीट्स वो स्वीप करने वाले हैं। तो ये दक्षिण और उत्तर का जो जो डिवाइड है, इसको आप कैसे देखते हैं? और उसमें कर्नाटक एक अपने आप में हम कहते हैं कि एक न्यूट्रल सा स्टाइल दिखाई पड़ रहा है। देखिए, आप जिस तरह की दक्षिण की राजनीति देखेंगे और जिस तरह के समझौते, जिस तरह की फैसला साजी बीजेपी अंजाम दे रही है साउथ में, मुझे ये लगता है कि उनका वोट प्रतिशत और सीट शेयर बढ़ने वाला है। इवन जो है अब तेलंगाना में जो पिछली बार वो 4 सीटों में थे, मुझे लग रहा है कि इस बार 9 सीटों में वो डायरेक्ट कॉन्टेस्ट में, और पिछली बार 3 विधानसभाओं में उनका वोट शेयर 50% से ज्यादा था। इस बार के जो चुनाव में 6 विधानसभाएं हैं जिसमें 50%, इनफैक्ट क्रॉसिंग 60%। तो ये लग रहा है कि जिस तरह के समझौते, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया गठबंधन को अगर वाकई जीतना था तो उनको एक क्षेत्रीय दल के साथ गठबंधन रखना था, चाहे चाहे वो जितनी भी लड़ाई करके आए थे। कर्नाटक में जो उनको एक चुनौती दे रहे थे, कांग्रेस ने दिया था जीत के बाद से, जेडीएस के साथ आने के बाद वो न्यूट्रलाइज होता हुआ नजर आ रहा है और बीजेपी को बहुत ज्यादा नुकसान होता हुआ नहीं दिख रहा है मुझे। उसी तरीके से तेलंगाना में भी मुझे गेन होता हुआ दिख रहा है। मुझे लग रहा है कि 1 से 2 सीटों का एक काफी ज्यादा है। और अभी भी हम देखें लोकसभा का चुनाव, उसकी उसकी नवैयत अलग होती है, उसकी लोग जो है एक डिफरेंट डायनेमिक्स पे वोट करते हैं। साउथ में भी जिस तरह से गांव में बूथ लेवल पर एक निस्वार्थ भाव से बीजेपी का कार्यकर्ता काम कर रहा है, उस भाव से इंडिया गठबंधन के लोग और कांग्रेस के लोग उस कैंपेन को ना ही आगे पहुंचा रहे हैं, ना ही मैसेज को आगे पहुंचा पा रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि साउथ में जो परफॉर्मेंस था बीजेपी का पिछले 2019 में, शायद वो बढ़ जाए 2-4 सीटें इस बार। मैं पीयूष तंवर के पास जो एक और छोटा सा सवाल मेरे मन में ये है कि 10 साल नरेंद्र मोदी के रहने के बावजूद भी क्या कारण है कि तमिलनाडु, केरला और आंध्र प्रदेश के अंदर बीजेपी ब्रेक थ्रू नहीं कर पा रही है? अफरोज भाई जी, मुझसे सवाल था। जी, आपसे सवाल है। हाँ। क्या सवाल था? मुझे लगा मेरा 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 सवाल यह है कि क्या कारण है कि 10 साल नरेंद्र मोदी के होने के बावजूद भी केरल, तमिलनाडु और आंध्रा में बीजेपी ब्रेक थ्रू नहीं कर पा रही? देखिए, बीजेपी का जो वो ईस्ट की राजनीति नहीं करते हैं। उनको पता है कि साउथ की राजनीति नॉर्थ की राजनीति से काफी परे है। आप देखेंगे कि जो मोदी जी के जो इमेज है वो 50 सालों के मंथन का परिणाम है। जो हिंदुत्व राजनीति ने अपना एक मंथन किया और मोदी जी की इमेज को लेकर के उन्होंने साउथ में अपनी रीच को बढ़ाया है, घटाया नहीं है। आप देखिए, जहां पे 0 पर थे वो 0 पर नहीं खड़े हैं आज। आज उनका वोट शेयर बढ़ रहा है और धीरे, जिस पार्टी ने शुरुआत की और 2 सीटों से बढ़ा करके आज 303 पर आए हैं, उनकी आप देखिए कितना है, वो शांत नहीं बैठते। उनको हमेशा लगता है कि वो चुनाव हार सकते। साउथ में भी जो उस तरह के जो सामाजिक समीकरण वो स्थापित कर रहे हैं, धीरे धीरे आज नहीं तो कल ये नॉर्थ और साउथ का जो डिवाइड दिख रहा है, वो डिवाइड कम होता हुआ नजर आएगा। तो आप जितनी एक्सेप्टेबिलिटी केरला में बीजेपी की बढ़ रही है, चाहे वो मिनिमम ग्रोथ हो, चाहे वो कर्नाटक में है, चाहे वो तेलंगाना में, आज तेलंगाना में बीजेपी इस स्थिति में है कि अगर अकेले चुनाव लड़े तो अपनी 4 सीटें बचाएगी भी और 2 सीटें जो है और अर्न कर सकती हैं। तो तेलंगाना का आप लेकर के आते हैं, तो धीरे धीरे इवन आप ये देखिए कि पिछली बार से ज्यादा सीटों पर इस बार चुनाव लड़ने वाले छोटे से छोटे दलों के साथ गठबंधन करने में हिचकते नहीं है, उनके साथ जो है सारे डायनेमिक्स है। तो आप ये नहीं कह सकते कि नॉर्थ और साउथ का जो डिवाइड है वो हमेशा कायम रहेगा। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।